हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके पेपर में कम से कम एक प्रश्न अवश्य ही पूछ लिया जाता है, वो भी 6 अंक का। इस चैप्टर से आपके 6 अंक निश्चित होते हैं। यदि आप इसे स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं तो आपको 6 अंक मिल जाने चाहिए। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं, जिससे आपको जो भी बातें बताई जाएं उन्हें आप आसानी से नोट कर सकें। और एक बार थोड़ा आप पूरी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको अवश्य ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको इन भाषाओं को जरूर समझ लेना है कि ये इनमें कहा क्या गया है, और उन्हीं के अनुसार यदि आप चित्र बना ले जाते हैं तो फिर आपका सवाल स्पष्ट रूप से लग जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, और यहाँ पर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। तो अब उस भवन पर लगा हुआ है मीनार। तो पहले आपको चित्र बनाना है जैसा वो कह रहा है। तो कोई एक बिंदु होगा, उस बिंदु से देखा गया होगा। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, तो किसी बिंदु से भवन पर लगे हुए मीनार को देखा जा रहा है। तो मान लो कि यह एक बिंदु है और यहां से कुछ दूरी पर एक भवन है। वो भवन जो आपका था वो 20 मीटर का है। कितने मीटर का है? 20। जो आपका भवन है उसे आप ए बी मान सकते हैं। खुद समझने के लिए आप उसे क्या मान सकते हैं? ए बी। तो ये याद रखिएगा, जो भवन दे दिया गया है वो 20 मीटर का है। तो जो आपका भवन ए बी है उसकी माप आपने लिख दी है 20। और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो एक बात याद रखिएगा, आपसे कहा है एक भूमि के एक बिंदु से। तो भूमि पर आपको कोई बिंदु ले लेना है, तो वह बिंदु आप यहां ले सकते हैं। मतलब कुछ भी मान लेना, आपके पास 26 अक्षर हैं, उनमें से आप कोई भी एक अक्षर मान सकते हैं। तो यह बिंदु सी है, और इस बिंदु सी से एक भवन आपको दिखाया गया ए बी, जिसकी लंबाई सवाल में दे दी गई है 20 मीटर। और उसकी छत पर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो आप ए मान चुके, बी मान चुके, सी मान चुके। और संचार मीनार को आप समझिएगा, यहाँ इसके शीर्ष को आप डी मान लो, आधार तो बी है ही, क्योंकि मीनार का आधार भवन की छत पर है। तो इतना तो आपको ध्यान रखना है। ये आपका आखिर तो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बिंदु आपका डी है। तो जैसा उसमें कह दिया गया सवाल में, उसी के आधार पे आप हल कीजिएगा, जरूर आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये आपको आपका चित्र लगभग मिल चुका है, लेकिन अभी कुछ शेष बचा हुआ है, उसको भी देखिएगा। संचार मीनार के तल, जो मीनार है उस मीनार का तल आप देखेंगे तो ये जो बिंदु बी दिखाई दे रहा है ये मीनार का तल है, और जो बिंदु डी दिखाई दे रहा है वो मीनार का शिखर है। तो ये तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि शिखर कहाँ है और फिर तल कहाँ है। तल का मतलब आधार होता है, जिसे पाद बिंदु भी कहते हैं। अब यहां से हम लोग सी को एक बार मिलाएंगे, और एक बार मिलाएंगे किसको? शिखर को। यहां से जैसा वो कहेगा उसी के अनुसार आप चलोगे, आपका उत्तर जरूर आएगा। उसने क्या क्या कहा है? एक बार कहा तल, और दोबारा उसने कहा शिखर। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब क्रम से 45 और 60 है। तो मतलब तल वाला कोण 45 अंश का है और शिखर का कोण कितने अंश का है? 60 अंश का।
तो अब यहां से आपको ध्यान रखना है, जो तल है वो बिंदु बी है, तो तल वाला कोण कितने अंश का है, तो 45 अंश का है। अगर कहा जाए शिखर का कोण कितना है, तो शिखर का मतलब है ये शीर्ष है, और शीर्ष का कोण क्या दे दिया गया है, 60 अंश। शीर्ष का कोण कितना दिया है, 60 अंश। तो ये पूरा आपको दे दिया गया 60 अंश, जबकि आधा आपको दे दिया गया 45 अंश। तो अब ये तो आपको मिल ही चुका है, और आपसे पूछा है किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो आप इस ऊंचाई को अपनी आवश्यकता के अनुसार यच मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, यच। मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई क्या है, यच है, और उस बिंदु की मकान से जो दूरी थी वो भी आपको माननी होगी, दी नहीं गई है, तो यक्स आप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, यक्स। तो जैसा आपने इस आकृति में खींच लिया है अपने चित्र को, और जो माप दिए थे उनको भी दर्शाए हैं, उसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, तो यहां से कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आपको करना क्या है। तो यहां पर उस बिंदु की मकान से दूरी क्या है, यक्स। जिस बिंदु से कोण दिया है उस बिंदु से दूरी कितनी है, यक्स। तो यहां चलिएगा, अब हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। अब हल करने में आपको करना क्या है, यहां पे लिखना है, माना मीनार की ऊंचाई एच तथा उस बिंदु, ब्रैकेट में आप सी लिख सकते हैं क्योंकि उस बिंदु को आपने सी माना है, उस बिंदु से भवन की दूरी कितनी है, यक्स। ये आपने अभी तक जैसा आपके प्रश्न में कहा गया था वैसा आपने मान लिया है। इसमें कहा गया माना मीनार की ऊंचाई एच है, क्योंकि मीनार ज्ञात करने के लिए कहा गया, तथा उस बिंदु से भवन की दूरी क्या है, तो आपने मान लिया कि भवन की दूरी यक्स है। तो इतना जब आप मान ही चुके हैं, तो अब आप हल कीजिएगा अपने त्रिभुजों को। तो एक त्रिभुज आपको मिला हुआ है यहां पर, तो आपको हमेशा समकोण त्रिभुज को जोड़ना है। और यहाँ एक त्रिभुज है ए बी सी, मतलब छोटा वाला त्रिभुज। ए से जाओ बी पर, और बी से आओ सी पर। तो यहां आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां पर ये पॉइंट तो आपको दे दिया गया है। अब इसमें देखिएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को आप लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। तो ये लंब आपको दे दिया गया 20, तो यहां लिखेंगे लंब, और लंब का नाम क्या है, ए बी, बराबर कितना है, 20 मीटर। जिस भुजा पर न्यून कोण बना होता है उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तो जो आपका AC है वो हो जाएगा आधार। तो लिखेंगे आप आधार AC बराबर क्या है, यक्स। आपने जो आधार AC माना है वो कितना माना है, यक्स। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, आपको उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक न्यून कोण जरूर दिया, उस कोण को भी लिख लीजिएगा। कोण C, जो आपका न्यून कोण 45 अंश बन रहा है, वो कहाँ बना है, C पर। तो ऐसे लिखेंगे कोण C बराबर 45 अंश। आपने अभी इस त्रिभुज को तो आसानी से नोट कर लिया है, इसकी दी गई माप को भी। अब लंब और आधार के बीच में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ढूंढना है कि वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार के बीच संबंध बताता है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए tan थीटा होता है, पर यहाँ थीटा नहीं होगा, थीटा के स्थान पे C है, वहां भी थीटा कोण और यहाँ C कोण है। tan C, और tan C बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, अर्थात tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब आपको लिखना है tan
और फिर लिखना है सी। तो सी का मान क्या है? तो सी का मान आपको पता है, दे दिया गया 45 अंश। लंब की बात की जाए तो लंब कितना है? 20। आधार की बात करेंगे तो आधार क्या है? यक्स। अब अगर कहें tan 45 अंश का मान कितना होगा, तो ये मान तो आपको ज्ञात होना चाहिए। tan 45 अंश का मान 1 होता है। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। इधर लिखा हुआ है 20 और नीचे लिखा हुआ है यक्स। अब यक्स का मान आपको निकालना है तो ये भाग कर इधर आएगा, गुणा कर देगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 20। ये तो आपको यक्स का मान मिल गया। अब अगर आप सवाल लगाएंगे कहीं भी गलती से भी अगर आपको यक्स दिखाई दे जाएगा तो उसकी जगह पर आप 20 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 20। तो यहां देखिएगा, आपको एक और त्रिभुज दिया है ए डी सी। ए से जाओ डी पर और डी से चले आओ सी पर, जो कि आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको पूरा कोण दिया गया है। तो त्रिभुज भी आपको पूरा ही लेना है, याद रखिएगा। त्रिभुज ए डी सी में, अच्छा, जो आपका कोण सी है अब की बार कितना हो गया? तो इसके पहले वाले त्रिभुज में सी पर बना था 45 अंश, लेकिन अब की बार पूरे त्रिभुज की बात की गई तो कोण कितने अंश का बन गया? 60 अंश का। तो सी बराबर 60 अंश। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को आप क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो जब पूरी भुजा की बात की गई, कोण पूरा लिया गया, तो अब की बार न्यून कोण के सामने पूरा है और इस पूरे की माप क्या होगी? आधा एच है और आधा है 20। तो दोनों को जोड़ दो, आपको पूरी माप मिल जाएगी, जिससे कहेंगे h प्लस 20। क्या कहेंगे आप? h प्लस 20। आधा h है और आधा 20 है, जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा h प्लस 20। तो ये हो गया आपका लंब। और लंब का नाम क्या है? AD। लंब कौन है? ए से लेकर डी तक है। ये बराबर होगा h प्लस किसके? 20 के। ये हो गया। अब एक पॉइंट शेष बच रहा है आधार। तो जिस भुजा पर न्यून कोण बना होता है उसी भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। सबसे लंबी भुजा तो कर्ण हो जाएगी। अब एक तीसरी भुजा जिस पर एक कोण बना हुआ है तो ये भुजा हो जाएगी आधार। आधार का नाम क्या है? AC है। ये कितना दिया है? तो यक्स दिया है। फिर आपको अपने सूत्र का ही चुनाव करना है। वह कौन सा सूत्र है जो लंब और आधार में संबंध बताता है? तो आपको अभ्यास अगर किए होंगे तो याद होगा, ये होता है tan का। tan कोण थीटा होता तो थीटा लिखते, डी होगा तो डी लिखेंगे, ए होगा तो ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ सी है तो क्या लिखेंगे? सी। tan सी बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। अब यहां से फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है। tan सी, तो भाई सी का मान तो आपको पता है कितना? 60 अंश। सी का मान आपको पता कितना है? 60 अंश। आप बिल्कुल लिख दीजिएगा। अब बात करेंगे लंब की, तो लंब क्या है? h प्लस 20। तो यहां लिख दीजिएगा h प्लस 20 बटा आधार। और आधार क्या है? यक्स। आधार क्या है? यक्स। अब आपको tan 60 का मान याद हो तो रख दीजिए। tan 60 का मान होता है √3। आपको इसके पहले की क्लास में बताया गया है, पूरी त्रिकोणमिति पढ़ा दी गई है। आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर त्रिकोणमिति को हल कर सकते हैं। और यदि आप त्रिकोणमिति में 21 वीडियोज हैं, उसमें आपकी पूरी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो यदि आप त्रिकोणमिति अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे 10 से 12 नंबर। तो आपको 10 से 12 नंबर वहां से अर्जित हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ आप आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और अगर आपका त्रिकोणमिति लग जाएगा तो ऊंचाई दूरी भी बहुत खास नहीं है, आसान है आपके लिए। तो इधर है h प्लस कितना? 20 बटे में है यक्स। और यक्स की जगह पर आप क्या लिखने वाले हैं? तो यक्स की जगह पर आपको लिख देना है, यहां पर मान दे दिया गया आपको 20, तो लिख दो 20। अच्छा, ये भाग कर रहा है, अगर इधर आएगा तो क्या कर देगा? गुणा, क्योंकि आपको h का मान निकालना, तो h को रोक लो। 20 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 20 √3।
बराबर H प्लस 20। अब एक बात समझना है, यहां पर 20 प्लस है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर एक संख्या एक तरफ से दूसरे तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है अपने विपरीत में। मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, भाग है तो गुणा कर देगा, गुणा है तो भाग में बदल जाएगा। तो अब यहां पर 20√3 था, लिख दिए, 20 प्लस इधर आएगा, माइनस हो गया, बराबर केवल क्या बचा, H। अगर इन दोनों संख्याओं में देखा जाए तो यहाँ 20 कॉमन मिल रहा है, तो आप 20 कॉमन कर दीजिए, दोनों में था तो इसे बाहर निकाल दो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, अगर दोनों में है तो उभयनिष्ठ से बाहर निकाल दो। तो यहां से अगर बाहर गया तो यहां से भी बाहर चला गया, और यहां से गया तो यहाँ √3 बच गया। बीच में क्या लगा है, माइनस। यहां से तो 20 था और 20 गायब हो गया। तो याद रखिएगा, जहां कुछ नहीं होगा, जहां कुछ नहीं होगा वहां एक बचेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अपनी भाषाओं में भी कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और ईश्वर हमेशा एक होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम 20 को 20 गुणे 1 लिख सकते हैं, 20 को 20 गुणे 1 लिख सकते हैं, लेकिन 20 अगर कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा, बराबर केवल क्या बचा, H। अब यहां पर हम लोगों को यही आंसर मिल सकता है, या फिर अगर हम चाहें तो √3 का मान भी रख सकते हैं। √3 का मान होता है 1.732। आप भाग विधि से √3 का मान निकाल सकते हैं। तो 20 अगर मान रखना है तो 1.732 माइनस कितना, 1, बराबर केवल क्या है, H है। ये बात स्पष्ट रखिएगा। अब आ गया यहां पर 20, और 1.732 में से 1 घटाइएगा तो 20 गुणे 0.732 बराबर EH। ये तो आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब यहां पर आपको 20 का गुणा करना है 0.732 में, तो 20 दूना, वैसे आप इतना ध्यान रखिएगा, 20 के लास्ट में 0 है, और 0 से गुणा करोगे तो एक 0 तो आपको अंत में मिलेगा ही, बिल्कुल लिख दो। 2 दूना 4, 2 तियाएं 6, 2 सते 14, और 2 शून्यम शून्य, तो कोई मतलब नहीं रहा। 3 अंक पे आपको मिला हुआ है दशमलव, तो 3 अंक पर क्या लगा दो, दशमलव, बराबर केवल हो गया H। दशमलव लगाने के बाद अगर आपको अंत में कहीं भी 0 दिखाई देगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां से लास्ट में आपको उत्तर आपका मिल गया होगा, H बराबर 14.64। H बराबर आपको मिल गया है 14.64 मीटर। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद तो आपसे यही है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि आप मेहनत करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में अगर मिल गए तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं आज का आपका अगला प्रश्न क्या है और किस प्रकार से। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, फिर बताते हैं आज का अगला प्रश्न। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आज का आपका दूसरा प्रश्न, और अब तक का 17वां प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान भी है, और यदि आप समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से लगा भी सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आ सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, इसको हल करने से पहले एक बार इसको पढ़ेंगे कि ये कह क्या रहा है। कह रहा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। मतलब ये है, आपको जहाजों के बीच की दूरी बतानी है, जो एक ही ओर स्थित है, जो लाइट हाउस लगा हुआ है उसके एक ही ओर स्थित है। तो जैसा वो कह रहा है उसी के अनुसार आपको अपना चित्र खींच देना है।
जरूर ये क्वेश्चन लग जाएगा, कोई समस्या होने वाली है नहीं। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। तो कोई समुद्र है और समुद्र में जल भरा हुआ, उस जल के तल से कितनी ऊंची है जो लाइट हाउस है, वो 75 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 75 मीटर। तो चलिएगा इसको हल करने से पहले एक चित्र बनाते हैं। देखिएगा, थोड़ा और ऊपर बना दें। ये एक लाइट हाउस है जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार ए बी मान सकते हैं। मतलब 26 अक्षरों में से कोई भी 2 अक्षर आप ले सकते हैं। तो यहाँ ए बी हो गया, ये आपका लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई कुल कितनी है? 75 मीटर। ये इन्होंने दे दी है कि जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। और ये जल का तल है, और इस लाइट हाउस के एक ही ओर, चाहे इस ओर चाहे उस ओर, दोनों तरफ से आप किसी एक तरफ देख सकते हैं। यहां पर 2 जहाजें जा रही हैं समुद्र में, 2 समुद्री जहाजें जा रही हैं। तो यहां देखने पर जहाजों के अवनमन कोण, मतलब 2 जहाजें यहां से जा रही हैं। तो इसको पहले खींचिएगा। ये रहा। एक जहाज को आप सी मान सकते हैं, जबकि एक जहाज को आप डी मान सकते हैं। 2 जहाजें हैं तो मान लिया गया एक जहाज बिंदु सी पर है और एक जहाज बिंदु डी पर है। तो ये पॉइंट तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां से आप जो लाइट हाउस है, यहां से आप देख रहे हैं इन जहाजों को, यानी इस लाइट हाउस से देखने पर यहां व्यक्ति खड़ा है। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की वस्तु को देखता है तो अपना गर्दन या फिर नेत्र झुकाना पड़ता है। तो जितना भी कोण आप झुकाते हैं अपनी नेत्र या गर्दन को, वही कोण आपका कहलाता है अवनमन कोण। तो चाहे अवनमन होगा चाहे उन्नयन, अवनमन ऊपर बनते हैं लेकिन एकांतर कोण की सहायता से आते कहां हैं? नीचे। तो यहां से देखे गए इन कोणों को जब आपने देखा तो इसमें कुछ मान आपको दे दिया गया होगा। देखिएगा, यहां से आप देख पा रहे हैं इन जहाजों को। तो यहां से आपको कहा गया है एक कोण 30 अंश पर है तो एक कोण 45 अंश पर है। मतलब जो कोण बना हुआ है जहाजों को देखने पर, वो कोण कितने अंश का है? तो यहां आपको याद रखना है एक कोण तो है 30 अंश का और एक कोण 45 अंश का है। तो जाहिर सी बात याद रखिएगा, जो दूर रहेगा वो क्या रहेगा? छोटा ही कोण बन पाएगा। तो ये दूर है तो ये शायद आपको कोण कम लग रहा होगा और ये कोण ज्यादा। तो जो जहाजें हैं वो सब कोण जो बना रही है, एक जहाज बना रही है 30 अंश का, जबकि दूसरी जहाज क्या बना रही है? 45 अंश का। तो आपको कोण दे दिए गए और आपसे पूछ लिया गया है जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो दोनों जहाजें एक सी पर है और एक डी पर है, तो इनके बीच की दूरी को आप यक्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? यक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो मर्जी वो मान लीजिएगा, बस उन अक्षरों को मत मानिएगा जो यहां पर आपने पहले ही मान लिए हैं। ये हो गया यक्स। तो अभी आपको इस लाइट हाउस तक पहुंचना है तो कुछ दूरी तो भी यहां होगी ही। इस दूरी को भी आपको मानना पड़ेगा। तो इस दूरी को आप क्या मान लीजिए? वाई। अब अगर कहा जाए ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, तो आधी दूरी एक्स है और आधी दूरी क्या है? वाई है। तो अगर आपसे कहा जाए कुल दूरी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे यक्स प्लस वाई। जो कुल दूरी है वो क्या है? यक्स प्लस वाई है। इतना तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। कुल दूरी क्या दे दी गई है? तो कुल दूरी आपको दे दी गई एक्स प्लस वाई। तो अब आप लगा दीजिएगा, आपको 2 त्रिभुज मिल चुके हैं। एक त्रिभुज है ए बी डी, क्योंकि आपको समकोण ही ढूंढना है। वैसे तो 3 त्रिभुज हैं आपके पास, लेकिन समकोण 2 ही है। एक ये छोटा वाला है और एक ये यहां तक बड़ा है। तो एक त्रिभुज का नाम है ए बी डी और एक का नाम है ए बी सी। स्पष्ट? तो चलिएगा इसको हल करना प्रारंभ करते हैं।
और इसमें जो भी त्रिभुज आपको चाहिए वो त्रिभुज आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी एक त्रिभुज को हल कर दीजिएगा। तो हम लोग हल करते हैं ए बी और डी को। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में किस त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज ए बी डी की बात हो रही है, इतना ध्यान रखिएगा। यहां आपसे कहा गया त्रिभुज ए बी डी में, और ए बी डी में दिया क्या गया है, इतना ध्यान दीजिएगा। ए बी डी में आपको दे दिया गया है कोण डी, कितने अंश का, तो कोण डी दे दिया गया है 45 अंश का। कोण डी कितने अंश का दिया है, तो कोण डी दिया है 45 अंश का। इसके बाद देखिएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होती है। तो 45 के सामने ए बी है, और ए बी है कितना, 75 आपको दे दिया गया है। तो यहां लिखेंगे आप लंब, ब्रैकेट में आप चाहें तो ए बी लिख सकते हैं, कितना दिया है 75, क्या दिया है 75। इसके बाद जिस भुजा पर न्यून कोण बना होगा उस भुजा को आप आधार कहिएगा, तो यही तो आपका आधार होगा, क्योंकि 45 अंश इस पर बना हुआ है, इसका नाम क्या है एडी। तो जो आधार है वो है एडी, और एडी है कितना, तो वाई आपने मान लिया है, क्या माना है वाई। देखो ए से लेकर डी तक क्या माने हैं आप, वाई। अब लंब और आधार में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपको ज्ञात होगा। अभी आप इसके पहले लगाए हैं tan थीटा, तो वहां थीटा कोण है, जबकि यहां कोण क्या डी। tan डी बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो tan तो रहेगा, और डी का मान आपको दे दिया गया है 45 अंश, बराबर है लंब, और लंब क्या है 75, बटा है आधार, और आधार क्या है वाई। स्पष्ट है ना इतना आपको। चलिएगा, tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो tan 45 अंश का मान है 1, 75 बटा वाई। वाई भाग कर इधर गुणा कर देगा, वाई या कर्नम वाई बराबर आ गया 75। ये तो आपको आसानी से मिल गया है वाई का मान। अब देखिएगा, पर आपको मान निकालने के लिए किसको, मतलब किसका कहा गया है, तो आपसे कहा गया था जहाजों के बीच की दूरी, वो आपने मान लिया है यक्स। अभी आपको y का मान मिला, यक्स तो मिला नहीं है, तो अभी आप और हल कीजिएगा, आपको अभी यक्स भी मिल जाएगा। एक त्रिभुज आप हल कर चुके हैं, दूसरा त्रिभुज देखिएगा, ए से जाइए बी पर और बी से आइए सी पर। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कहाँ की बात हो रही है, त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही, जिसमें कोण सी आपको दे दिया गया है 30 अंश, और न्यून कोण के सामने तो वही भुजा फिर आपको मिल पाएगी। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और लंब यहाँ भी 75 है। पर यहाँ आधार चेंज हो जाएगा, आपकी पूरा आधार है यहाँ तक, और यहाँ तक का आधार तुम्हारा है क्या, x प्लस वाई है। तो हो गया आधार बराबर x प्लस वाई। फिर tan थीटा ही आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि लंब और आधार के बीच में संबंध tan ही बताता है। तो लिखिएगा tan, पर आपकी डी ना लिखकर सी लिखना होगा, और ये होता है सूत्र लंब बटा आधार। tan सी, तो सी का मान है 30 अंश, बराबर है लंब, और लंब का मान है 75, बटा है आधार, और आधार है x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, ये है 75, बटे में है x प्लस वाई। तिरछा गुणा करवा दीजिएगा, x प्लस वाई करना, x प्लस वाई। 3 का गुणा होगा 75 में, तो ये हो जाएगा 75√3। कितना हो जाएगा 75√3। अब आपको इसके पहले y का मान मिल चुका है कितना 75, तो आप y की जगह पर रख दीजिए 75। तो x प्लस 75 बराबर 75√3, प्लस है उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस, तो x बराबर होगा 75√3
माइनस कितना 75। तो x बराबर 75 आप कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले लीजिए 75, और यहां बच गया √3 माइनस 1। यहां छोड़ दीजिएगा तब भी आपका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि चाहे तो √3 का मान भी रख सकते हैं। तो 75 तो है ही, और यहां पर √3 का मान है 1.732 माइनस कितना 1। तो x बराबर हो गया 75, और यहां आ गया, जब आप 1.732 में से 1 को घटाएंगे तो 0.732 बचेगा। अब इसका गुणा कर देते हैं। 75 का गुणा 2 में कीजिएगा, 75 दूना 150, 75 दूना 150 होगा। तो एक पॉइंट यहां थोड़ा समझिएगा, चलिए दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। यहां पे इसका गुणा कर देते हैं, 75 का गुणा किसमें 0.732 में। तो अब चलो गुणा कर देते हैं, 75 दूना 150, 75 दूना 150। अगर ऐसे नहीं गुणा कर पाइएगा तो आप ऐसे गुणा कर सकते हैं, 0.732 गुणे कितना 75, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 16, फिर 5 सते 35 और 1 36, 7 दूना 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 सते 49 और 2 51। यह आ गया आपका 0, 6 4 10 के 0, 6 2 8 और 1 शेष है 9, 3 और 1 4, और ये तो आपका है 5। तो यहां पर जब आप गुणा करेंगे तो आपको इतना मान प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 दूना 10 के 0 हासिल है 1, 5 तिया 15 1 16 शेष 1, 5 सते 35 और 1 36। एक अंक के नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मार दीजिए, 7 दूना 14 के 4 शेष 1, 7 तिया 21 और 1 22, 7 सते 49 और 2 51, 0 6 4 10 के 0, 6 2 8 1 9 3 1 4 और फिर आ गया 5। तो यहां पर आपको मान मिल जाएगा, 3 अंक पर क्या लगा दशमलव, तो 54.9। चाहे आप डबल जीरो लिखिए, चाहे आप एक ही जीरो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद अगर आप लिखना चाहें तो एक अंक लिख सकते हैं, 2 अंक पर जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी आप लिख दीजिए, लेकिन फिर आप लिख सकते हैं 54.9 मीटर। या फिर अगर दशमलव की बाद वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो एक मानकर आप जोड़ भी सकते हैं। तो 54 में अगर आप एक मान के जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 55 मीटर। लगभग लगभग कितना मीटर, लगभग आएगा आपका 55 मीटर। दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी है वो कितने मीटर की है, तो लगभग 55 मीटर है। तो क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं। कोशिश की जाएगी कि आपको जरूर समझ में आ जाए। तो इतना आप नोट कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।